हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और उसमें हमने आपको सबसे लास्ट वाले टर्म में बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। और हमने ये कहा था कि बोहर एटॉमिक मॉडल से किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी हम रेडियस, उसमें मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी में हमने आपको किसी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला डिराइव कराया था और वो फार्मूला निकल के आया था R इक्वल्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर पाई m। तो ये इस फार्मूले से आप किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले में हमने देखा था कि n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जिसको नंबर ऑफ सेल भी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो सेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, तो जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट होता है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे के लिए 2 होती है, तीसरे के लिए 3 होती है, फिर 4, फिर 5, या इसी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं KL M N O, नेक्स्ट होगा 6 तो P हो जाएगा। तो इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 4 होगा और ये डिपेंड करेगा कि आपसे किस सेल के लिए पूछा जा रहा है। जैसे वो कहेंगे थर्ड ऑर्बिट तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, कहेंगे 6 ऑर्बिट या 6 सेल या 6 एनर्जी लेवल तो 6 रख देंगे। फिर इस फार्मूले में h जो था वो प्लैंक कांस्टेंट था और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमने आपको बताया 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था ये परमिटिविटी होती है और परमिटिविटी का मतलब ये भी एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड इंटू मीटर। ठीक है, इसी तरह से Z क्या है, Z इस फार्मूले में एटॉमिक नंबर है। जैसे वो हाइड्रोजन के लिए कहेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, He+ के लिए कहेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम +2 कहेंगे तो इसके लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम +10 हुआ तो इसके लिए 11 हो जाएगा। तो जिस भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की जाएगी Z उसका एटॉमिक नंबर होगा। E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पाई कांस्टेंट है, वैल्यू 1.4 और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो जब हमने इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि ये फार्मूला आ गया R इक्वल्स 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर अपॉन Z। और ये जहाँ पे आपने 10 टू द पावर -10 से अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये रेडियस की जो यूनिट आएगी ये मीटर में आएगी। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर
तो 10⁻⁻10 मीटर की जगह पर आप 1 एंगस्ट्रॉम रख सकते हैं। तो ये आ जाता है R = 0.529 n²/z, और यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। और इसी फार्मूले का एप्लीकेशन अब हमको यहाँ पे देखना है। तो हम बात कर लें, अब आपको ये वैल्यू आएगी किसमें बेटा, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा n²/z। इसको भी अलग अलग करो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये अलग अलग सेल्स हैं। इस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। रेडियस का मतलब होता है कि आप जहाँ से बात कर रहे हैं न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस, ये रेडियस है। मान लीजिए इसको हम R1 बोलें, इसको R2 बोला, इसको R3 बोल दिया, इसको R4 बोल दिया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है रेडियस भी बढ़ रही है। 1 के लिए ये डिस्टेंस है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए, तो ये रेडियस इसकी ऑर्बिट की बढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन उतना पास आएगा तो साइज छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस पे डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियस नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली में भी क्या होता है, पावर 1 होता है, पावर 2 होता है, पावर 2 होता है। ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पावर 1 या 2 तो पावर 1, ठीक है। मतलब इन दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट किसका है, नंबर ऑफ सेल का है, ठीक। अब इस फार्मूले पे ज़रा हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो बेसिकली आपसे इस पे 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन करें, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की आपको रेडियाई बतानी है। तो हमारे पास फार्मूला है रेडियाई का, R = 0.529 n²/z। यही फार्मूला हमेशा लगेगा। अब आपसे किसके लिए पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए हम बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 होती है
और हाइड्रोजन के किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट की। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो फिर r कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 0.529, 1 का स्क्वायर बाई 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें 1 से डिवाइड करोगे वही आएगा, तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो r बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसी रेडियाई का नाम दिया जाता है बोहर रेडियाई। ध्यान देना बेटा, बोहर रेडियाई किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर आप n बराबर 1 के लिए जो भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है बोहर। n बराबर 1 के लिए अगर आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो ये कहलाएगा बोहर रेडियाई। अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये कहलाता है बोहर वेलोसिटी। अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये कहलाता है बोहर एनर्जी। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि n इक्वल्स टू 1 के लिए जो चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं वही कहलाता है बोहर। रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो बोहर रेडियस, वेलोसिटी तो बोहर वेलोसिटी। कंडीशन क्या है कि वो चीज़ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो भी क्वांटिटी होती है, व्हाट एवर इट इज़ रेडियस, व्हाट एवर इट इज़ वेलोसिटी, व्हाट एवर इट इज़ एनर्जी, सब के सब कहलाते हैं बोहर। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कहीं कहीं इसको R0 भी लिखते हैं, इसको R0 भी लिखते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो हमको आपको ये बताना था कि बोहर का क्या मतलब है। अब इसमें बेसिकली इस फार्मूले पे जो हमने सीखा है R इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, इस पे बेसिकली हमको 4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट किसी यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का नाम दिया होगा और उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया जाएगा और उसकी रेडियस पूछी जाएगी। जैसे क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। इसमें एक कोई एलिमेंट दे दिया और इस एलिमेंट के लिए किसी ऑर्बिट के बारे में बता दिया और उसकी रेडियाई आपसे पूछ रहा है। फार्मूला यही यूज़ करेंगे, R इक्वल्स 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से आपको n और z की वैल्यू बस पहचान लेनी है। तो थर्ड ऑर्बिट है तो n बराबर हो गया 3, लिथियम है तो z बराबर भी हो गया 3। ठीक है बेटा, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे, आसान है। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये एंगस्ट्रॉम में आता है। ये हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा R 3 इंटू 0.529, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में नहीं है, मीटर में है, तो 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 मीटर में कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा।
आंसर टिक करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि रेडियस की यूनिट किसमें, एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में है, फर्मी में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें किसी एक एलिमेंट के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस आपसे पूछी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक ही यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियाई का रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट फॉर सेम स्पीसीज। अब सेम स्पीसीज है बेटा, तो सेम स्पीसीज के केस में जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा। फार्मूला होता है R इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। अब आपको रेशियो निकालना है, मतलब दो अलग अलग, तो सेल के लिए मान लीजिए एक सेल n1 है और एक सेल n2 है, तो n1 के लिए हमने बोला Rn1 और ये हो जाएगा Rn2। अब इस फार्मूले से देखो, अगर R1 निकालो या Rn1 निकालो तो ये हो जाएगा 0.529 n1 स्क्वायर और फिर होगा Z और Rn2 हो जाएगा 0.529 n2 का स्क्वायर अपॉन Z। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट इससे कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Rn1 अपॉन Rn2 बराबर n1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हम फार्मूला लिख देते हैं कि इस केस में जो रेडियस का रेशियो होगा वो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, जैसे हमें क्वेश्चन पूछे, हम आपसे कहें कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या करना है, फार्मूला तो हर बार वही लगेगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। अब हर बार हाइड्रोजन एटम ही है तो जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, R4 ये जो होगा ये होगा n1 स्क्वायर रेशियो n2 स्क्वायर रेशियो n3 स्क्वायर, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब 1 के लिए 1 का स्क्वायर, 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 का स्क्वायर, 4 के लिए 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16। अब इसमें दिमाग में क्या रखना है आपको,
कि अगर एक ही यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफरेंट ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये रेशियो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है। जैसे आपसे रैंडमली पूछ लिया गया कि लिथियम +2 के लिए 10th और 11th जो रेडियस होंगी उनका रेशियो बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है, इनके स्क्वायर का रेशियो ले लो। तो 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100:121। अगर आपसे पूछा गया थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया फिफ्थ और सिक्स, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। क्लियर है? चलो, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे और उनके सेम ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो ऑफ सेम ऑर्बिट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। अब देखना बेटा, सेम ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंट स्पीसीज हैं तो z अलग हो जाएगा। मान लो एक का Z1 है और एक का Z2 है। फार्मूला अभी वही अप्लाई करेंगे, R = 0.529 n²/z। अब 2 अलग अलग हैं तो मान लो पहले का R1 है, दूसरे का क्या हो जाएगा? R2 0.529 n²/z। ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। रेशियो डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर Z2/Z1। तो 2 डिफरेंट यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर एक ही सेम ऑर्बिट की रेडियस पूछी जाती है, उनका रेशियो पूछा जाता है, तो वो उनके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या एटॉमिक नंबर के इन्वर्स के रेशियो के बराबर होंगे। जैसे आपसे पूछा गया हाइड्रोजन और हीलियम के n = 3 के लिए रेडियस का रेशियो, तो R हाइड्रोजन अपान R He+, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो H के साथ हीलियम का एटॉमिक नंबर लेंगे और हीलियम के साथ एटॉमिक नंबर लेंगे किसका? हाइड्रोजन का। तो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे होगा ZHe+ और यहाँ पे होगा Z हाइड्रोजन, तो ZHe+ हो गया 2 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है बेटा। अब थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में हमको स्पीसीज भी अलग होगी। जैसे मान लो 2 यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक A है और एक B है।
इसके लिए z की वैल्यू है z1, इसके लिए है z2, इसके लिए रेडियस पूछा जा रहा है n1 का और इसके लिए पूछा जा रहा है n2 का। तो हमने मान लिया रेडियस होगा r1 और इसका रेडियस होगा r2। तो r1 बराबर हो जाएगा 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z1, r2 हो जाएगा 0.529 n2 स्क्वायर अपॉन z2। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो r1 अपॉन r2 ये बराबर हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z1 अपॉन 0.529 n2 स्क्वायर अपॉन z2। ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर आएगा r1 अपॉन r2 बराबर n1 स्क्वायर z1 अपॉन n2 स्क्वायर z2। जिसका रेडियस ऊपर है उसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर ऊपर रखेंगे और इसका एटॉमिक नंबर नीचे रखेंगे। जिसकी रेडियस आपने नीचे रखी है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर नीचे रखेंगे और ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि हीलियम और लिथियम के थर्ड और फिफ्थ n बराबर 3 और n बराबर 5 के लिए जो रेडियस का रेशियो होगा वो बताओ। तो चलो हमने लिखा रेडियस का रेशियो, हीलियम को ऊपर रखा और रेडियस लिथियम नीचे रखा। आप कंफ्यूज होंगे तो मेन फार्मूला याद रखेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो जिसका ऊपर है उसका n स्क्वायर ऊपर रखेंगे। तो हीलियम 3 का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लिथियम के लिए लिखेंगे 3, जिसका है उसका रखेंगे 5 का स्क्वायर और एटॉमिक नंबर दूसरे वाले का रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 50। ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपको हमें जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। फार्मूला सिर्फ एक ही है, उसी फार्मूले को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। R 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। अगर n और z की वैल्यू दी गई है तो इससे निकाल लेंगे। अगर n कांस्टेंट है तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा, यानी कि R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा Z2 अपॉन Z1। अगर z कांस्टेंट है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, z और n दोनों वेरिएबल है तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन z और R1 अपॉन R2 ये बनेगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर और Z2 अपॉन Z1। तो ये पूरा बस इतना ही है रेडियस में, ये मेन फार्मूला है। अब इसमें से एक बार n को कांस्टेंट कर दिया, एक बार z को कांस्टेंट कर दिया और एक बार दोनों को वेरिएबल रखा। ठीक है।
तो ये हो गई पूरी बात रेडियस की। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। जरा हम लोग बात कर लें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड ऑर्बिट। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो किसी पर्टिकुलर सेल में, जैसे मान लो ये n बराबर 1 2 3, तो किसी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, यही चीज़ हमको अब कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो हम लोगों ने शुरू में ही कहा था, इसका फार्मूला कैसे आएगा। हमने कहा था कि mvr एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, nh/2π। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, nh/2π, और ये हो जाएगा mr। अब इस फार्मूले में r की जो वैल्यू होती है, जो हमने कैलकुलेट की थी, उसको रख दें। क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर पाई m। तो ये r की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, तो v बराबर हो जाएगा nh/2π m, और इसके जगह पे रखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर पाई m। अब जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दो बेटा। देखो एक n से ये कैंसिल हो गया, एक h से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और m से m कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी में बचा क्या, अब ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर और नीचे बच गया क्या, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा h, और यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आ गया। ZE स्क्वायर 2π 2n h एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से वेरिएबल क्या है, n है और z है, तो v बराबर हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा z अपॉन n। ठीक है बेटा, ये आ गया वेलोसिटी का फार्मूला। अब इस वेलोसिटी के फार्मूले में जो भी कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट को पुट कर दो। आपको इन कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है। इस फार्मूले में वेलोसिटी का जो फार्मूला आया है, E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z अपॉन n। इस फार्मूले में आपको पता है E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। ये सब वैल्यू रखेंगे, और जब वैल्यू रखते हैं तो जो v की वैल्यू आती है वो आती है 2.18 इंटू 10⁻6। ऊपर हो जाएगा z और नीचे हो जाएगा n, और वेलोसिटी है तो यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए, बट मेन आपका फार्मूला जो है डिराइव करने के बाद ये आ गया। अब ये हो गया वेलोसिटी का
फार्मूला। इससे हम किसी भी, जैसे 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूले से हम लोग किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है तो n की वैल्यू हो गई 1। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हो गई 1। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बताया था कि अगर n बराबर 1 के लिए आप कुछ भी कैलकुलेट करते हो तो उसका नाम हो जाता है बोहर। आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है तो ये होगा बोहर वेलोसिटी, बोहर फॉर हाइड्रोजन। तो ये वैल्यू आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए बोहर वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होती है। अच्छा, ज़रा इसको कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बोहर वेलोसिटी कितनी है? अच्छा, इसको हम c बोलते हैं ना, c से रिप्रेजेंट करते हैं। बोहर वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको बोहर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ c लिखना है तो ये आता है c/138, यानी कि बोहर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के, बोहर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के 138 पार्ट होती है। ठीक है बेटा। अब इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोहर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है और विथ रिस्पेक्ट टू c ये कितना होता है। ठीक है। फिर वही बात है, अब इस पे भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। (2.18 इंटू 10⁻6) 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n। Z/n। अब ये तो कांस्टेंट है तो v हो जाएगा Z/n। अब इन दोनों बातों से ये निकलती है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर ये अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v4 है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी कि v1 ज़्यादा होगा v2 से, v2 ज़्यादा होगा v3 से, और v3 ज़्यादा होगा v4 से। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ठीक है बेटा। तो अब इसमें भी वही चीज़ें हैं कि एक तो डायरेक्ट आपको z और n की वैल्यू दे दी जाएगी और वेलोसिटी पूछी जाएगी। जैसे कहेंगे कि लिथियम है और इसके लिए n बराबर 3 की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट रखेंगे 2.18 इंटू 10⁶, z के जगह पे 3 रखा, n के जगह पे 3 रखा, कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या कहेंगे, एक ही एलिमेंट के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए कहेंगे, हाइड्रोजन के लिए और n की वैल्यू दे देंगे n1 n2 या 1 2 3। अब कहेंगे इनके लिए रेडियस बताओ या इनका रेशियो बताओ। तो जब z कांस्टेंट होगा तो उस केस में v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/n के। ठीक है। तो 1:2 3:4 अगर आपको निकालना है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए हमको n = 1 और n = 2 के लिए रेडियस का रेशियो निकालना है। तो v1/v2 बराबर हो जाएगा n1/n2 और n1 है n2/n1, तो n2 है 2 और ये हो गया 1, तो 2:1। ठीक है। फिर इसके बाद कभी कभी देखो सारा कुछ इसी में घुमा फिरा के करेंगे। एक बार दोनों की वैल्यू दे देंगे तो नेट वैल्यू पूछ लेंगे, एक बार z को कांस्टेंट करेंगे, n को वेरिएबल रख के रेशियो पूछेंगे, तो उस केस में v1/v2 हो जाएगा n2/n1। एक बार n को कांस्टेंट रखेंगे, j को वेरिएबल करेंगे, तो उस केस में v1/v2 हो जाएगा z1/z2। ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बारे में चीज़ें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।